कहो तो जवाब नहीं। जी सर। सुनील जी के पास आता हूं। तो बात सुनील जी बाकी विद्वानों ने कही है और पेपीएम काफी एक्चुअली रैटल कर रहा है। ये एक अचानक से निकला अंदर से, कल्पना नहीं थी किसी को कि पेटीएम से पेपीएम भी बन सकता है। तो उसी टाइप का एक डिजाइनिंग बना के हो गया और उसमें रेट कार्ड दे दिया नीचे, जिसने काफी लोगों को परेशान किया। और मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा तुरुप का पत्ता निकला, ना केवल टॉप ट्रेंड कर रहा है बल्कि लोगों के पास जा रहा है। और एक चीज बड़ी क्लियरली यहां पर निकल कर आ रही है कि लोगों का मोदी का ये कहना कि मैं भ्रष्टाचारियों को अंदर डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो सारी कलई खुलती नजर आ रही है। उनका झूठ, उनका पाखंड सामने आता नजर आ रहा है। कहते ये आदमी तो पाखंडी है, ये आदमी तो झूठा है, ये तो भ्रष्टाचार के नाम पे खुद भ्रष्ट है सबसे ज्यादा। और इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद जो स्कैम आया है और जो सारा का सारा काला टीका लगा है, ये काला टीका इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है माथे से सर इनकी। ये दरअसल एक ऐसा धब्बा है कि निरंकुश तो आप थे, तानाशाह तो आप थे, लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचारी। और आज की एक और मेजर खबर है, मैं आपको बता दूं, भारत से 2 विदेशी कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। उसमें एक है, वो डिक्लेयर कर दिया गया आज, जनरल मोटर्स। हैरानी की बात है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से जनरल मोटर्स भारत छोड़कर जा रही है। तलेगांव का प्लांट जो है पुणे का बंद करने जा रही है। और दूसरी एक फार्मास्यूटिकल जायंट है इंडिया के अंदर, अगर नाम सुना होगा, सनोफी, दे आर आल्सो विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया। तो 2 मेजर विड्रॉल जो है इस हफ्ते के हैं। ये भी एक मेन खबर थी। सुनील शुक्ला जी, इस पूरे परिदृश्य में पे पीएम के ऊपर जनता को भी आह्वान है कि लोहा गर्म है, मोदी के भ्रष्टाचार पर हथौड़ा मार दो। जी धन्यवाद दिनेश जी। तो ये तो तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है, वो सब के सब नैरेटिव फेल होते जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी के आज के इस चुनाव प्रचार अभियान में सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा इसलिए नहीं चल पा रहा। पहले पिछली बार चला ही, क्योंकि इस बार तो एकदम लोगों के सामने दीवार पे लिखे हुए संदेश मिल गए कि किस तरह का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किस गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके पैसा वसूल किया है लोगों से। लोगों ने चंदा दिया नहीं, बाकायदे वसूली की है। और ये तो धन्यवाद हम लोग को देना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने यह जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। तो वो तो नहीं चल पा रहा है। किस तरीके से एक दो उद्योगपतियों को प्रश्रय दिया सरकार ने, इस पर लगातार बहस हो रही है। और बिल्कुल ये बहुत नीचे तक लोगों के बीच में बहस का विषय है, क्योंकि ये सरकार ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आई थी, ये सरकार ईमानदारी के नाम पर आई थी, यह सरकार आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर आई थी सत्ता में, लोगों ने जन समर्थन दिया था। वो स्थिति तो नहीं है। और जो इनके दूसरे मुद्दे हैं, वो पारदर्शिता के, चाहे पॉलिसी पैरालिसिस के सब फेल है। किसी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नेंस के मुद्दे पे आप बात करने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी आप अपने उल्लेखनीय उपलब्धियों को बता सके, कैसे? ये संभव ही नहीं है। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा मिला हुआ है भ्रष्टाचार का। उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगभग हर राज्य में लोग, जो विपक्षी दल हैं, वो माहौल बनाए हुए हैं और लोगों के बीच इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं। क्योंकि यह भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल पैसे के लेन देन तक सीमित नहीं है। यह भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्रीय एजेंसियों, सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से भी जुड़ा हुआ है। सरकारी संस्थाओं का उस लिहाज से उपयोग नहीं किया जा रहा जिस उद्देश्य के लिए संस्थाएं बनी है। जो विपक्ष बात कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में, तो लोकतंत्र खतरे में क्यों है? अगर आप लोगों के निजी स्वतंत्रता पे हमला करेंगे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, तो निश्चित रूप से लोगों का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति को अपनी उसका पूरी आजादी मिलनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है वह, इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि लोगों के बीच में भी इस बात को लेकर के चेतना है, क्योंकि आश्चर्य होता है कि जो पार्टी अपने आप को सबसे दुनिया की बड़ी पार्टी कहती है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़ करके अपने साथ मिलाने का काम कर रही है, उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उसके वो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं जो वर्तमान सांसद, जिनकी ताकत है, वो पार्टी छोड़ गई। इनके उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार चुनाव लड़ने से इनकार कर दे रहे हैं। यह
ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। और जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में पीसीएम का जवाब बीजेपी के पास नहीं बन पाया था, इसलिए नहीं बन पाया था कि उस पीसीएम का नारा लोगों के बीच से निकला था, लोगों ने जो झेला था उसको देखा था, और तमाम सफाई के बावजूद भी कोई उपलब्धि नहीं हासिल हो पाई। यह जो पेपीएम की बात निकाली है विपक्षी दलों ने, यह दूर तक जाएगी। क्यों इसलिए जाएगी कि लोगों को यह लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा लेकर के दवाओं की कीमतें बढ़ने दिया गया। इसलिए आएगा कि लोगों के विभिन्न कंपनियों के शेयर के दाम मनमाने तरीके से बढ़ने दिया गया और सरकार ने उनसे पैसा वसूल कर लिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अनाप तनाप तरीकों से कंपनियां बनाई गई और उनसे पैसा लिया गया। काले धन के नाम पर, काले धन रोकने के नाम पर जो आपने नारा बुलंद किया था, वो पूरा का पूरा खोखला साबित हुआ। कि अगर कोई कंपनी 10 करोड़ रुपए के लाभ में है तो 100 करोड़ का चंदा कहां से दे सकती है? अगर वो काला धन नहीं है तो और क्या है? ऐसी कंपनियां जो इस कानून के बनने के बाद अस्तित्व में आई, उनके अगर वो चंदा दे रही हैं बिना किसी कारोबार के, तो काला धन नहीं है तो क्या है? क्या जस्टिफिकेशन उनके पास अपने धन का है? तो काला धन वापस लाने का या काला धन से मुक्त करने की अर्थव्यवस्था को, वो नारा खोखला हुआ। ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ शासन चलाने का जो नारा था, वो नारा खत्म हुआ। भ्रष्टाचारियों को दंडित करने का जो नारा था, वो नारा धूल धूसरित हो गया। ये पूरा का पूरा जो ताश का महल था, वो एकदम खंड खंड बट गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं या बीजेपी के नेता जहां भी जा रहे हैं, उनके सामने केवल और केवल राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, हर जगह, हर लगभग हर सभा में कर रहे हैं, लेकिन वही बात नहीं चल पा रही है। क्योंकि अगर आपको खुद भी विश्वास होता कि राम मंदिर का मुद्दा इतना चल जाएगा, तो आप टीवी सीरियल वाले राम को नहीं लेकर चले आते, फिर आपको उसको की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। दूरदर्शन पे केरला स्टोरी दिखाई जा रही है और केरल सरकार उसका विरोध कर रही है कि ये क्या तरीका हुआ आपका। हाँ, तो ये यही स्थिति है कि आप इन्होंने जो अभी उस किच्चू द्वीप का मामला लेकर के आए, उस पर जबरदस्त रिएक्शन है। श्रीलंका की सरकार ने गंभीर रिएक्शन दिए हैं। मतलब आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चिंता नहीं है। और जो अब तो सवाल ये कर रहे हैं ना लोग कि आप 50 साल पहले क्या हुआ इसकी बात मत कीजिए। अगर वो समझौता गलत था तो 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया? आप तथ्यों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर भारत ने वो द्वीप छोड़ा तो उसके बदले में उसको मिला क्या? तो ये बात भी नहीं है। छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खराब करने पे आप आमादा है। भारत जी को जी, ये हम लोग देखा वही वाडगे बैंक मिला है सर, मिनरल रिच एंड जी। मरीन रिच एरिया मिला 4000 किलोमीटर का सर। 4000 मिला किलोमीटर भारत को। कोई तो एग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होता सर। संभव ही नहीं है। हमने तमाम समझौते देखे हैं सर। दूसरे चैनल ये नहीं दिखा रहे जो आप दिखा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। नहीं, वही बिल्कुल सही है। दूसरे जी। चैनलों के पास जानकारी नहीं है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाना भी नहीं चाहता। मुझे लखनऊ से आज 2-3 फोन आए हैं और बधाई दी है दिनेश सर को कि वो असलियत दिखा रहे हैं, सच बात दिखा रहे हैं जो कोई चैनल नहीं दिखा रहा। जी बिल्कुल सही है। और संदेश खाली का आपको याद आ रहा है, आपको मणिपुर क्यों नहीं याद आ रहा? तो जब आप संदेश खाली की बात उठाते हैं तो लोग मणिपुर की बात उठाते हैं कि मणिपुर में आपने क्या किया, क्यों हमें हिंसा रोकने की आपने कोशिश की। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को उठा करके जन समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रही है, वो सब के सब खोखले साबित हो रहे हैं। जी